सो यस, टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। देखो, हमने जो पीजीबीपी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने सैलरी इनकम निकालना सीख लिया, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने कैपिटल गेन की इनकम निकालना सीख लिया। अब कौन सी जो है वो कौन सा हेड बच जाता है? द लास्ट हेड इज अदर सोर्सेज का हेड जो है वो बच जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। सो अब जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। सो आपको अपने टारगेट्स जो है वो बहुत ही ऊपर रखने हैं एंड डेफिनेटली आप उन्हें अच्छे तरीके से अचीव कर जाओगे। सो हैविंग सेड डैट, मैं आपको जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है वो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट डैट। एंड जो है वो आपको जो है वो क्या करना है, बस आपको जो है वो अच्छे से जो है वो पूरे कंसंट्रेशन से जो है वो लेक्चर को जो है अच्छे से समझना है, सुनना है, और जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो आपको अच्छे से जो है वो सीखनी है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर कोई भी मनी या फिर प्रॉपर्टी है जो भी रिसीव्ड हुई है हमारे को विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, सेक्शन 56(2)(10। और ये क्या आ जाता है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में ये बात करता है, ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में बात करता है। यहाँ पर जो है वो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है, मतलब आपको कोई भी मनी या प्रॉपर्टी मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन में या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। विदाउट कंसिडरेशन में मतलब कि गिफ्ट जो है वो मिल गया है, या फिर जो है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है कि लोअर वैल्यू पर जो है वो मिला है, मतलब कम पैसे में मिल गया है, उसे बोला जाता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है एंड उससे कम वैल्यू पर आपको मिल गया है। एंड अगर मान लो 50,000 से ज़्यादा का है तो वो इस हेड के अंदर क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। अब सवाल मैं बताऊं तो ये मतलब ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 56(2)(10 है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 56(2)(10 है। सो 56(2)(10 के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ गिफ्ट। 56(2)(10 में वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ गिफ्ट। इसे हम टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट का भी जो है वो सेक्शन बोलते हैं एंड ये एप्लीकेबल हो जाता है। ये जो है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? ये एप्लीकेबल होता है सभी पर्सन पर, ये एप्लीकेबल होता है, ये सभी पर्सन पर जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब सभी पर्सन का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिविजुअल पर भी अप्लाई हो जाता है, एओपी, बीओआई, इन सभी पर जो है वो क्या है, सभी पर जो है वो ये एप्लीकेबल होता है। सो ये सेक्शन जो है वो ये बताता है अगर किसी को भी गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, वो ये बताता है हमारे को। वो ये बताता है कि अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो वो कैसे टैक्सेबल होता है। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में ना क्लैरिटी बिठा देता हूँ कि कितने टाइप के गिफ्ट जो है वो मिल सकते हैं। या तो आपको पैसे में मिल गया, मनी में मिल गया कोई भी गिफ्ट, या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिल गया, या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो गिफ्ट मिल गया। तो मैंने आपको क्या बताया, कितने टाइप में मिल सकता है? या तो मनी में, या फिर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर जो है थर्ड क्या आ जाता है हमारे पास में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आप एक बात समझो, अगर मान लो किसी को मनी में जो है वो रिसीव्ड हो जाता है, अगर मान लो मनी में जो है वो रिसीव्ड हो जाता है, मनी रिसीव्ड हो जाता है, मतलब एक तरह से मनी जो है वो गिफ्ट में मिली। अगर मान लो जो मनी रिसीव्ड हुई है, अगर जो मनी रिसीव्ड हुई है वो जो है वो 50,000 से ज़्यादा हुई है, इफ़ मनी रिसीव्ड, अगर मनी रिसीव्ड जो है वो 50,000 से ज़्यादा की हुई है तो एंटायर मनी जो भी रिसीव्ड हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एंटायर मनी रिसीव्ड इज़ टैक्सेबल, उसका एग्रीगेट अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो पूरे साल के अंदर अगर जो एग्रीगेट मनी जो उसे गिफ्ट में मिली है अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो वो एंटायर मनी जो भी रिसीव्ड हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एग्रीगेट वैल्यू उसकी टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी एग्रीगेट वैल्यू जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है वो एग्रीगेट वैल्यू जो है वो चेक करेंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एग्रीगेट वैल्यू जो है वो चेक करनी है। मान लो आपको जो है वो 7% से जो है 10,000 मिलते हैं, आपको इंडिविजुअली नहीं चेक करना 10,000 कम है 10,000 कम है तो सब कुछ एग्जाम्प्ट है, नहीं।
आपको 10,000 इंटू में 7 कर दोगे 70,000, क्या 70,000 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज़ येस। तो ये पूरी एंटायर 70,000 का जो भी मनी रिसीव्ड हुआ है ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्रीगेट वैल्यू जो है वो देखी जाती है पूरे साल के अंदर। अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी एग्रीगेट वैल्यू पूरा 70,000 जो है वो मेरे एग्जाम्पल में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल कौन से जो क्या हो जाएगा? मतलब आपकी अदर सोर्सेज की इनकम मान ली जाएगी, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम मान ली जाएगी। या फिर जो है वो आप अगला समझ के चलो, मान लो आपको मनी नहीं मिलती, आपको जो है मैंने 3 केसेस बताई थी। कौन से 3 केसेस हम पढ़ेंगे? मैंने आपका माइंड वैली भी मेच्योर कर दिया है कि जो है वो मनी के पढ़ेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं, मान लो आपको मनी रिसीव नहीं हो रही, आपको जो है वो क्या रिसीव हो रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव हो रही है। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव हो रही है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 पार्ट आ जाते हैं। या तो आपको जो है वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रही है। या तो विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल रही है। मतलब एक तो या तो गिफ्ट में मिल गई मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर जो है वो कम वैल्यू पर मिल गई। अब विदाउट कंसिडरेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, जैसे कि ज्वेलरी मिल गई, शेयर्स वगैरह मिल गए। अगर वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, वो जो विदाउट कंसिडरेशन मिली है, अगर उसकी FMV फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो मतलब एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन आपको अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल गई, FMV कम थी एंड आपको जो है वो मतलब आपको जो है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल गई, FMV ज़्यादा थी, आपको कम पैसों में मिल गई, तो वो जो है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली, तो उस केस के अंदर अगर जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट जो भी फेयर मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन वगैरह के अंदर डिफरेंस है, फेयर मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन वगैरह है उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन दोनों ही केसेस के अंदर एग्रीगेट वैल्यू जो है वो क्या करी जाएगी? टैक्सेबल करी जाएगी। जैसे मान के चलो जो है वो आपको कोई भी जो है वो मिल जाती है, ज्वेलरी मिल जाती है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए एंड आपको मिल गई वो जो है वो मान लो 50,000 में मिल जाती है। तो जो है वो इन दोनों केस के अंदर इसके अंदर जो है वो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 1 लाख का। 1,50,000 माइनस 50,000 1 लाख। क्या ये 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज़ येस, ये 50,000 से ज़्यादा है। तो हमने एक कंडीशन चेक कर ली, डिफरेंस अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा निकला, तो ये जो एंटायर डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो ये पूरा का पूरा 1 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएगा IFOS के अंदर। यहाँ पर जो हम मूवेबल प्रॉपर्टी जो चेक करेंगे वो हम जो है वो एग्रीगेट जो है वो देखेंगे। जैसा हमने मनी के अंदर पढ़ा था कि एग्रीगेट वैल्यू लेंगे, हम जो है वो देखेंगे कि जैसे मान लो आपको जो है वो ज्वेलरी वगैरह जो है वो ज्वेलरी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली आपको, मान लो 5 लोगों से मिली ज्वेलरी और आपको जो है वो मिली 20,000 की जो है वो मिली 5 लोगों से। तो आप इंडिविजुअली नहीं चेक करोगे कि हर केस में जो है 50,000 से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। द आंसर इज़ नो। अगर आपको 5 लोगों से 20 हजार रुपये की जो ज्वेलरी मिली है तो 20,000 इंटू में 5 कितना हो गया? 1 लाख रुपये। तो क्या 1 लाख जो है 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज़ येस। तो एंटायर उस केस में एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो पूरा 1 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी IFOS के अंदर। तीसरा आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि अब हम जो है वो कौन सा जो है वो पढ़ेंगे। अब हमारे को पढ़ना है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको जो है वो गिफ्ट में जो है वो ना तो मनी मिला ना तो जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, अगर मान लो आपको जो है गिफ्ट में मिल रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई मिल गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई है, इसके भी 2 केसेस आ जाते हैं। या तो आपको विदाउट कंसिडरेशन में मिल गई, मतलब गिफ्ट वगैरह के अंदर मिल गई, या फिर जो है वो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है, या तो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है, या तो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है। अब सवाल उठता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है वो, अब जो है वो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको फ्री में जो है किसी ने जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो लैंड या बिल्डिंग जो है क्या करती? गिफ्ट वगैरह देती। तो अगर जो है वो उस लैंड एंड बिल्डिंग की जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, अगर उस जो लैंड एंड बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो हमें क्या चेक करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या 50,000 से ज़्यादा है? अगर मान लो आपका आंसर मिलता है येस, तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो क्या होगी? टैक्सेबल हो जाएगी IFOS के अंदर। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी हम चेक करेंगे वो कैसे चेक करेंगे? पर प्रॉपर्टी जो है वो चेक करेंगे
यहाँ पर हम जो है वो पर प्रॉपर्टी जो है वो चेक करते हैं। तो मैं बोलूँ ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप टोटलिटी या एग्रीगेट के अंदर चेक नहीं करोगे, आपको वो चेक करनी है पर प्रॉपर्टी जो है चेक करोगे, इंडिविजुअली जो है वो चेक करोगे। क्या इंडिविजुअली जो है वो ऐसा हो रहा है कि वो जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है? अगर आपको मिलता है आंसर इज यस, तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, विदाउट कंसिडरेशन वाला केस है। तो जैसे आपको जो है वो मान लो कोई जो है वो मतलब प्रॉपर्टी मिली, गिफ्ट वगैरह में मिली, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो कितनी थी, 1,00,000 रुपीज़ थी। तो क्या 1,00,000 रुपीज़ जो है वो 50,000 से ज़्यादा है? तो आंसर इज यस। तो पूरा जो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी मैंने बोली, 1,00,000, तो 1,00,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा IFOS के अंदर। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल जो है वो लेके चलता हूँ। मान लो जो है वो आपको एक प्रॉपर्टी नहीं मिली, आपको दो प्रॉपर्टी मिली। एक की जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 40,000 थी, और एक की जो है वो कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45,000 है। टोटल कितना हो गया, 85,000। बताओ क्या टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, भले ही वो 85,000 50,000 से ज़्यादा है, बट हम चेक जो करते हैं वो पर प्रॉपर्टी जो है वो चेक करते हैं। 40,000 भी 50,000 से कम है, 45,000 भी 50,000 से कम है। तो इस केस में एंटायर HDV जो है वो क्या हो, मतलब इस केस में जो है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही 50,000 से कम है, दोनों की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी का थोड़ा स्पेशल केस रहता है। यहाँ पर जो है बस एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एग्रीगेट मत करना चेक करने के लिए, और जो है वो मतलब टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए। दूसरा, आपको जो है वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। इसका मतलब क्या है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, और आपको जो है वो कम में मिल गई, लोअर अमाउंट में आपको जो है वो रिसीव हो गई। जैसे मैं मान के चलूँ जो है वो कि जो है वो अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 80,000 थी, एंड अगर आपको जो है वो मिल गई वो 25,000 में, तो आप बताओ आपने कंसिडरेशन जो है वो कितना दिया? आपने कंसिडरेशन तो 25,000 दिया। तो हम जो है इस केस में क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे। 80,000 में से जो है वो 80,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे। 85,000 में से हम क्या करेंगे, 25,000 माइनस कर देंगे। मेरे केस में डिफरेंस अमाउंट जो है वो कितना है, डिफरेंस अमाउंट जो है वो 45,000 का। क्या ये 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज नो, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो यही जो है वो कितना होता, 90,000 होती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी, और हमने जो है उसे जो है वो ले लिया होता, हमें वो मिली होती कितने में, 25,000 में, तो जो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 55,000 का। तो इस केस में जो डिफरेंस अमाउंट है, क्या वो 50,000 से ज़्यादा है? द आंसर इज यस, 50,000 से ज़्यादा है। तो उस केस में जो है वो क्या होगा, उस केस में जो है वो डिफरेंस अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा है, एंड जो है वो तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये जो है वो एंटायर डिफरेंस अमाउंट को इस साइड के अंदर टैक्सेबल करने से पहले आपको एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर एंटायर डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर मान लो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस है, और अगर आपका डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट कैसे निकाला जाता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, एंड अगर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है, वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो एंटायर डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। एंटायर डिफरेंस अमाउंट जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बट हमें क्या चेक करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। एक तो डिफरेंस अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगी, देन ओनली एंटायर डिफरेंस अमाउंट जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि HDV जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो ही जो है वो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा। मतलब ये मत कर देना कि डिफरेंस अमाउंट निकाल लिया, ये देख लिया कि वो 50,000 से ज़्यादा है, टैक्सेबल कर दिया। नहीं, ये गलती मत करना। ये चेक जरूर करना कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है या नहीं है, सेल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है या नहीं है। अब यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो कैसे लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हम सेक्शन नंबर 50C के अंदर लेते थे वैसे ही लेंगे, जो कैपिटल गेन के अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मैं चलो यहीं सिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लो आपको जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो एग्रीमेंट वाली भी दे रखी है और रजिस्ट्रेशन वाली भी दे रखी है, तो अगर आपको जो है वो होल या फिर पार्ट कंसिडरेशन आपने पे करा है अकाउंट पे ही चेक से, DD से, या फिर ECS से, या फिर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे किया है,
तो हम उस केस के अंदर एचडीवी कौन सी ले लेते हैं, तो उस केस में एचडीवी जो है वो एग्रीमेंट वाली डेट की ली जाती है। उस केस में एचडीवी जो है वो क्या ली जाती है, एग्रीमेंट वाली डेट की ली जाती है। तो या अब तो अगर आपने जो है वो अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट या तो आपने पे ही नहीं किया या तो आपने कैश में पे कर दिया, तो उस केस में जो है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली नहीं लेंगे एचडीवी, तो उस केस में जो है वो एचडीवी जो है वो लेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली। तो यहाँ पर इसके बाद में जो है वो हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ते हैं। इसके बाद में हम क्या सीखते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 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 अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होना, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पर, प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो रिसिपिएंट के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। रिसिपिएंट के लिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो वो रिसिपिएंट के लिए जो है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी है वो जो है रिसिपिएंट के लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं होनी चाहिए। जैसे एक डीलर है, वो जो है वो शेयर्स में डील करता है, उसको जो है वो गिफ्ट में क्या मिला, उसे गिफ्ट में शेयर्स ही मिले। उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस जो है वो शेयर्स का ही है, उसे गिफ्ट में क्या मिला, शेयर्स मिले। वैसे तो देखा जाए तो शेयर्स जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, क्या वो कैपिटल एसेट है? द आंसर इज नो, वो कैपिटल एसेट नहीं है। जिसको वो रिसीव हुआ उसके लिए वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या वो यहाँ पर कवर होंगे? द आंसर इज नो, वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। तो क्या उसका उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो, यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी के अंदर। तो रेसिपिएंट के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तभी जाकर वो जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। अब प्रॉपर्टी भी जो है वो दो टाइप की आ जाती है, यहाँ तो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है एज वी नो दैट, एंड दूसरी कौन सी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास में, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक तो हो गई हमारे पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक हो गई हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। और अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या आ जाती है यहाँ पर, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है, ज्वेलरी आ जाती है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आ जाती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस वगैरह आ जाता है। देन अगर टॉकिंग अबाउट ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ड्राइंग पेंटिंग्स आ जाती हैं। देन टॉकिंग अबाउट स्कल्पचर्स आ जाते हैं, स्कल्पचर्स आ जाते हैं। कोई और अदर वर्क ऑफ आर्ट है वो आ जाता है, कोई और अदर वर्क ऑफ आर्ट है वो आ जाता है। एंड देन टॉकिंग अबाउट ब्यूलियन आ जाता है, देन टॉकिंग अबाउट ब्यूलियन भी आ जाता है। इनके अलावा जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी। मान के चलो आपको कार रिसीव हुई, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या अगर मान लो आपको जो है वो मोबाइल जो है वो मिला गिफ्ट में, तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो, मोबाइल जो है मिला तो नहीं टैक्सेबल होगा, क्योंकि नहीं कवर हो रहा ना मूवेबल प्रॉपर्टी में। मान लो आपको वॉच मिली, क्या टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में है ही नहीं। मान लो आपको एसी मिला, क्या टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि है ही नहीं डेफिनेशन में। क्या अगर आपको मान लो लैपटॉप मिला, क्या वो टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वो भी नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी में, कवर्ड ही नहीं है। तो बोला जाए तो प्रॉपर्टी जो है दो टाइप की होती है, एक तो होती है हमारे पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कवर हो जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कोई अदर वर्क ऑफ आर्ट है या फिर ब्यूलियन है, ओनली ये ही जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर होती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली लैंड एंड बिल्डिंग ही कवर्ड होती है। और एक कंडीशन क्या होती है कि वो जो है वो रेसिपिएंट के लिए क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। वो रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो रेसिपिएंट के लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। ओनली देन वो जो है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। सो ओनली देन ओनली वो जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होगी। इसके बाद में हम जो है वो ये सीखते हैं कि कुछ केसेस के अंदर 56(2)(10) जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होता, वो सीख लेते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10), नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10, मतलब कोई भी एग्जेम्प्टेड गिफ्ट है तो उस केस में क्या होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10। जैसे कि अगर माना जाए तो कुछ गिफ्ट है, अगर वो मान लो आपको 50,000 से ज़्यादा भी मिल जाते हैं तब भी वो जो है टैक्सेबल नहीं होंगे, वो जो है वो गिफ्ट एग्जेम्प्टेड ही माने जाएंगे। कौन से गिफ्ट हैं वो? सबसे पहले आ जाता है, अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट जो है वो किससे रिसीव हो रहा है, अगर आपको कोई भी गिफ्ट जो है वो रिलेटिव वगैरह से रिसीव हो जाता है, अगर आपको कोई भी गिफ्ट जो है वो रिसीव हो जाता है, इंडिविजुअल की मैरिज हुई
उसके ऊपर कोई भी गिफ्ट जो है वो रिसीव हो जाता है। मैरिज ऑफ इंडिविजुअल पर अगर मान लो जो है वो, तो ये सारे के रिलेटिव से मिला एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। मैरिज ऑफ इंडिविजुअल पर कोई गिफ्ट मिला एग्जाम्प्ट है। विल और इनहेरिटेंस पर गिफ्ट मिला वो भी एग्जाम्प्ट है। इनहेरिटेंस पर गिफ्ट मिला एग्जाम्प्ट है ना। अगर मान लो डेथ ऑफ डोनर और पेयर की डेथ पर मिला, ड्यू टू डेथ ऑफ डोनर और पेयर, उसकी डेथ पर कोई जो है वो गिफ्ट मिला एग्जाम्प्ट है। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी पे जो है वो, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट वगैरह मिला एग्जाम्प्ट है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रस्ट जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो भी एग्जाम्प्ट है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी ट्रस्ट है जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो रजिस्टर्ड है। देखो यहाँ पर आ जाता है फ्रॉम, या तो आपको इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से मिला जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के अंदर से मिला जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो भी रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो इंस्टीट्यूशन से जो है वो इंस्टीट्यूशन का गिफ्ट मिला तो वो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल से मिला है, कोई भी इंडिविजुअल से मिला है फ्रॉम अ इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, फॉर बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले समझो, अगर मान लो कोई रिलेटिव से मिला, चाहे वो 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, कितने का भी रिसीव हुआ है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको कोई इंडिविजुअल की मैरिज पर कोई गिफ्ट मिला है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। एनिवर्सरी वगैरह पर या फिर जो है कोई और अदर इवेंट पर हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मैरिज ऑफ इंडिविजुअल पर रिसीव होगा तो मैरिज ऑफ इंडिविजुअल पर कोई गिफ्ट रिसीव हुआ तो वो जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड गिफ्ट माना जाएगा। अगला आ जाता है, अगर आपको जो है गिफ्ट जो है वो विल या फिर इनहेरिटेंस पर जो है कोई गिफ्ट मिला था तो वो क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। अगला था कि जो है वो डोनर या फिर पेयर की डेथ वगैरह पर जो है वो कोई रिसीव हुआ तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगला, अगर मान लो आपको कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह जैसे नगर निगम वाले, इन सभी से जो है कोई भी गिफ्ट वगैरह रिसीव हुआ वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगला आ जाता है, अगर मान लो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रस्ट जो भी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट से, उससे जो है वो कोई भी मिला तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो था कि हमें जो है वो मिला, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को जो है वो मिला जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर किसी से भी मिला, इंस्टीट्यूशन को या फिर जो भी ट्रस्ट है, अगर उसे किसी से भी गिफ्ट मिल रहा है, वो जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह क्रिएट करा गया था, उससे कुछ भी जो है वो गिफ्ट मिल रहा है इंडिविजुअल को, तो वो भी जो है वो क्या होगा, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेटिव है, रिलेटिव के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर हो जाएगा। देखो रिलेटिव के लिए जो है वो कौन कौन कवर हो जाएगा। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन होगा, फर्स्ट आ जाएगा उसकी स्पाउस जो है वो इंडिविजुअल की, वो कवर हो जाएगी रिलेटिव के अंदर। ब्रदर और सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है इंडिविजुअल का, वो कवर हो जाएगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, और अगला कोई भी लीनियल असेंडेंट है, लीनियल असेंडेंट वगैरह, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, अगर बात करी जाए ग्रैंड पेरेंट, या फिर जो है वो डिसेंडेंट्स आ जाते हैं, जो भी डिसेंडेंट है, चिल्ड्रन है, और जो है वो चिल्ड्रन वगैरह जो है वो जो मतलब जो लीनियल असेंडेंट वगैरह इंडिविजुअल वगैरह के, ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह जो है वो जो भी स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल वगैरह के, एंड जो है वो ये तो हो ही गया। बाकी यहाँ पर स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जो भी मतलब देखो पति है तो इंडिविजुअल, अगर पति है तो उसके लिए पत्नी है, अगर पत्नी है इंडिविजुअल तो फिर पति जो है वो हो गया स्पाउस। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के ब्रदर और सिस्टर जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे सेकंड पॉइंट में। अब मान लो पर्सन था जो है वो, पर्सन का नाम था एक्स, ठीक है, और तो एक्स के जो भाई बहन होंगे वो जो है वो इसमें कवर हो गए। अब मान लो मिसिज एक्स है, मिसिज एक्स के भाई बहन है,
तो वो भी जो है वो रिलेटिव के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे। मतलब जो मिस्टर एक्स के लिए जो है साला साली होंगे वो भी जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे थर्ड पॉइंट के अंदर। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर एक्स के जो पेरेंट्स हैं उसके उनके जो भाई बहन होंगे वो भी जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ब्रदर और सिस्टर ऑफ जो है वो ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या लिखा है मैंने, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल है। तो पेरेंट्स में से जो है वो पेरेंट्स के जो ब्रदर और सिस्टर होंगे तो वो भी जो है वो क्या कवर हो जाएंगे, रिलेटिव के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे, वो भी उसके रिलेटिव माने जाएंगे। लीनियर डिसेंडेंट मतलब होता है कि पीछे की पीढ़ी हो जाती है, लीनियर डिसेंडेंट मतलब होता है आगे की पीढ़ी। जैसे कि लीनियर डिसेंडेंट मतलब हो गए पेरेंट्स वगैरह भी जो है वो कवर हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। और जो है वो लीनियर असेंडेंट वगैरह मतलब जो है उसके बच्चे वगैरह ये सारे के सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। तो लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट इंडिविजुअल के वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। एंड लीनियर असेंडेंट या फिर जो है वो डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल वो भी जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर मान लो कोई भी लीनियर असेंडेंट या फिर लीनियर डिसेंडेंट जो है वो इंडिविजुअल जो स्पाउस की जो इंडिविजुअल है उसकी स्पाउस है, मतलब मिस्टर एक्स मिसेज एक्स है, उसके जो लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट होंगे वो भी मिस्टर एक्स के रिलेटिव माने जाएंगे, वो भी मिस्टर एक्स के रिलेटिव माने जाएंगे। इसके बाद में अगर मान लो ये जो यहाँ पे ये जो हमने पढ़े थे ये सारे के सारे, अगर इनकी कोई भी स्पाउस है तो वो भी जो है वो क्या बन जाएगी, वो भी जो है वो रिलेटिव बन जाएगी, मिस्टर एक्स के लिए वो भी रिलेटिव बन जाएगी। मिस्टर एक्स तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो कोई भी एच है तो एच के लिए क्या होगा, एच के लिए जो है वो कोई भी एच का मेंबर होगा वो उसके लिए रिलेटिव होगा। तो एच के लिए एच का कोई जो भी कोई भी मेंबर है वो एच के लिए क्या होता है, रिलेटिव होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में कोई भी जो है वो अदर स्पेशल पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर मान लो कोई भी जो है प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाती है, कौन से सेक्शन के अंदर, 56 to 10 के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो जब वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो बेचेगा तो वो क्या करेगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो निकालेगा। तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर की नहीं लेगा। अगर मान लो वो जो गिफ्ट है प्रॉपर्टी, जो भी गिफ्ट की जो प्रॉपर्टी या फिर जो भी गिफ्ट दी जो भी टैक्सेबल हो जाती है 56 to 10 के अंदर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो प्रीवियस ओनर की जो है वो नहीं ली जाएगी। वहाँ पर आपको जो है वो क्या लेना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी टैक्स हो गई है 56 to 10 के अंदर। तो इफ़ प्रॉपर्टी और गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 to 10 then cost of acquisition is equal to fair market value or stamp duty value taxed under section 56 to 10। एंड आपको जो है वो इस केस के अंदर क्या इग्नोर करना है, इग्नोर कर देना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर की जो है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जो है वो क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। एंड जो है एक बात आप और समझ के रखना, गिफ्ट जो भी रिसीव्ड हुआ है एम्प्लॉय को, अगर मान लो कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है तो वहाँ पर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है, वो IFOS के अंदर टैक्स नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा अंडर सैलरी। सो जिस जो है यहाँ पर हमने जो है वो जिस पर जो है हमने टैक्स पे करा था वो ही क्या बन जाती है हमारे पास में, वो ही जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बन जाती है। जो पर्सन जो है वो उसको सेल कर रहा है उसको जो है वो बाद में वही जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या मानी जाएगी, जो भी उसने टैक्स दे दिया ना यहाँ पर 56 to 10 के अंदर, वही उसकी FMV और HDV जो है वो मानी जाएगी। मतलब प्रीवियस ओनर की नहीं मानी जाएगी कि प्रीवियस ओनर ने जो है वो क्या करा था, नहीं। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता कि अगर मान लो कोई अदर इनकम है जो भी टैक्सेबल नहीं हो पाई किसी भी हेड में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और जो है वो कैपिटल गेन वगैरह किसी में नहीं हो पाई, जो कि जो है वो टैक्सेबल नहीं हो पाई और जो कि एग्जाम्प्ट नहीं है, वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाती है, IFOS के अंदर। मतलब कौन कौन सी, एक तो रॉयल्टी इनकम है वो इसमें जो है टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है जो भी आउटसाइड इंडिया से कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, ये क्या लिखा मैंने, रॉयल्टी इनकम, और ये क्या लिखा है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो सारी की सारी कहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है, IFOS के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद में हमारा जो है वो ये पूरा टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। अब हम ना इसको नोट से जो है वो ख़त्म करते हैं। देखो सबसे पहले आता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये मैं पूरे नोट से जो है वो आपको ख़त्म करा देता हूँ। बाद में हम जो है वो सीधा अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि क्या जो गिफ्ट हमारे को, नोट से कवर कर लेते हैं, वैसे तो हमने जो है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ही लिया, क्या जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में जरूर बिठा के रखना है, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉई है, अगर कोई भी एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है
तो वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, वो जो है वो टैक्सेबल होगा, वो जो है वो कोई भी गिफ्ट मिल रहा है वो हमेशा टैक्सेबल होगा, लेकिन वो जो है वो IFOS में टैक्सेबल नहीं होगा, वो सैलरी हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो किसकी वजह से मिल रहा है आपको, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा है। एंड अगर वो जो गिफ्ट मिल रहा है वो कैश में मिल रहा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो इन काइंड के अंदर मिल रहा है एंड अगर वो मान लो 5,000 से कम है तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा आ जाता है, अगर मान लो आपको जो है वो कोई भी गिफ्ट परक्विजिट मनी वगैरह जो है वो मिल रहा है, कोई भी क्रेडिटर वगैरह से कोई भी जो है वो गिफ्ट वगैरह मिल जाता है, परक्विजिट वगैरह मिल जाता है, तो उस केस के अंदर वो जो गिफ्ट या फिर परक्विजिट या फिर कोई भी बेनिफिट जो भी मिला है वो ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वो मिला है, इसीलिए वो हमेशा टैक्सेबल होता है PGBP के अंदर। वो हमेशा जो है टैक्सेबल कौन से वो हमेशा टैक्सेबल कब होता है, कहाँ पर होता है, PGBP के अंदर टैक्सेबल होता है। ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 28 बोलता है। और कोई और अदर गिफ्ट है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है, वो IFOS के अंदर टैक्सेबल होता है। उसके बाद वाले जो भी गिफ्ट होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अब आपको एक बात समझ के चलनी पड़ेगी कि जो है सेक्शन नंबर 56 to 10 के अंदर IFOS के अंदर एक सेक्शन होती है 56 to 10। अब क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि ये जो 56 to 10 है ये कब से एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से ये एप्लीकेबल है। अब 56 to 10 जो है वो क्या बोलती है, 56 to 10 जो है वो ये बोलता है, अगर आपको जो है वो गिफ्ट जो है वो मिला है किसी भी पर्सन से, कोई भी पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, BOI वगैरह, किसी से भी गिफ्ट मिल रहा है, तो मतलब गिफ्ट जो है वो किसी भी पर्सन से जो है वो मिल रहा है, एंड अगर जो है वो आप जो है वो क्या है, और वो जो है वो कैसे मिल रहा है, वो जो है वो मिल रहा है या तो वो जो है वो ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज पर मिल रहा है, या फिर वो जो है वो किसी भी रिलेटिव से मिल रहा है, या फिर विल और इनहेरिटेंस में मिल रहा है, या फिर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिल रहा है, या फिर फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रस्ट जो भी रजिस्टर्ड है 12AA के अंदर उससे, या फिर कोई भी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जो भी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 1020 के अंदर, या फिर कोई भी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल को मिल रहा है बाय अ ट्रस्ट जो भी क्रिएटेड है सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल से, या फिर कोई भी फंड को मिल रहा है ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी रेफर्ड है सेक्शन 1023C के अंदर, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्डेड नहीं है ट्रांसफर के अंदर, इन सारी क्लॉजेस के अंदर। तो अगर इससे जो है वो कोई भी जो है वो गिफ्ट मिल रहा है, इन चीज़ों की वजह से जो है वो मिल रहा है, मनी या फिर प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर आपका डाउट इस चीज़ में आ सकता है कि इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन मरने वाला होता है तो उस केस में अगर वो किसी को गिफ्ट देता है तो उसे बोला जाता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ गिफ्ट, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। और यहाँ पर बस आपको ये यू के अंदर जो है वो आपको ये बात जो है जरूर याद रखनी है, ये यू का मतलब यूनिवर्सिटी, H ये हॉस्पिटल था, T का मतलब ट्रस्ट, ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है, D का मतलब है डेथ, I का मतलब है इनहेरिटेंस, ये ऐसे जो है बनाए हुए हैं, M का मतलब मैरिज, ठीक है। ये जो है वो बस आगे जस्ट वो लिख दिया है, ठीक है। और तो आप बस ऐसे इसको ना भी याद रखो तो वैसे आप ये याद रख लेना बेसिकली कि जो है वो आप पूरे पॉइंटर्स को याद रखना है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, जो भी जो है वो मतलब फ्रॉम और टू दोनों कवर हो जाती हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है या फिर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है जो भी रजिस्टर्ड है 12AA के अंदर। यहाँ पर आपको जो है वो ये वाला स्पेशल पॉइंट भी जरूर अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर कोई फंड है, ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो भी रेफर्ड है सेक्शन नंबर 1023C के अंदर, इनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, एंड इन अगर ये देते हैं तो भी टैक्सेबल नहीं होता, एंड इनको मिलता है तो भी टैक्सेबल नहीं होता। 56 to 10 के अंदर अगर ये देते हैं तो भी टैक्सेबल नहीं होता, एंड इनको मिलता है तब भी टैक्सेबल नहीं होता 56 to 10 के अंदर। अब यहाँ पर एक ये वाला भी स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर मान लो कोई भी जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसे जो है ट्रांसफ़र नहीं माना गया, नोट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफ़र, वो भी जो है वो 56 to 10 के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे अगर मान लो जो है वो HUF का पार्टीशन वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर मेंबर को कोई भी जो है वो कोई भी गिफ्ट वगैरह जो है वो रिसीव होता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता अंडर सेक्शन नंबर 47 के अंदर, तो उसको जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाता 47 के अंदर, तो उसके ऊपर 56 to 10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर 56 to 10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे अदर क्लॉजेज आ जाते हैं। या तो आप ये बोल लो होल्डिंग ने जो है वो सब्सिडरी को ट्रांसफ़र करी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफ़र करी, ठीक है, तो उसके अंदर भी उसे भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता एंड उसके ऊपर भी 56 to 10 अप्लाई नहीं होता। तो आपको ये भी ऐसे ही सारे के सारे मैंने सारे कैपिटल गेन में सारे समझाए थे अच्छे से। या फिर कोई अमलगमेशन हो गया या फिर कोई जो है वो डीमर्जर वगैरह हो गया तो उस केस के अंदर भी सेक्शन नंबर 56 to 10 अप्लाई नहीं होती है। और यहाँ पर एक ये वाले पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा सा स्पेशली जो है वो ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है,
इंडिविजुअल को कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट से जो है वो कोई भी क्या मिल रहा है, इंडिविजुअल को कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट से जो है वो कोई भी गिफ्ट वगैरह मिल रहा है। एंड वो जो प्राइवेट ट्रस्ट थी वो किसके लिए बनाई गई थी, वो सोलली जो है वो रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, उससे कोई जो है वो गिफ्ट वगैरह मिल रहा है तो वो जो है वो टैक्सेबल जो है वो 56(10) में नहीं होगा। यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आ जाती है जो है वो, जहाँ पर ये गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला हुआ है कि जो अगर गवर्नमेंट कहेगी कि यहाँ पर 56(10) नहीं लगेगा तो वहाँ पर 56(10) नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो एक चीज़ को जो है वो नोटिफाई कर दिया कि जिसके ऊपर 56(10) नहीं लगेगा, जैसे कि जो है वो गवर्नमेंट की कोई भी अनऑथराइज्ड जो है वो कॉलोनीज वगैरह होती हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि जो है वो कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वगैरह को जो है वो ऑथराइज वगैरह करा गया था, उनको जो है वो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिया था। तो उस केस में जो है वो उनको जो है वो क्या करा था, जैसे इलेक्शन वगैरह के केस में जो है वो क्या करा था, अनऑथराइज कॉलोनीज वगैरह को जो है वो ऑथराइज वगैरह करा गया था। तो उस केस के अंदर उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा एंड वो 56(10) के अंदर जो है वो क्या होगा, 56(10) जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये कौन सा ये एक नोटिफिकेशन आया था 2019 के अंदर, ये जो है वो 2019 ये एक नोटिफिकेशन आया था जहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनीज को जो है वो क्या करा था, ऑथराइज करा गया था, उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया था। तो उसके ऊपर 56(10) जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर 56(10) जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी पावर जो है वो एक्सरसाइज करी थी। तो आपको आप क्या दिमाग में रखनी है, तो अगर आप कोई भी आपको गिफ्ट या फिर कोई भी एसेट जो है वो मिलता है लो कंसिडरेशन से जो है वो मिल रहा है और जो है किसी भी पर्सन से जो है वो मिल रहा है, तो सेक्शन 56(10) जो है वो अप्लाई होगी या नहीं होगी। देखो सबसे पहले जो है वो 56(10) जो है वो अप्लाई कब से होगा, वो 1 अप्रैल 2017 के बाद से अप्लाई होता है। एंड जो अभी हमने केसेस पढ़े उसके अंदर 56(10) जो है वो अप्लाई नहीं होता। एंड बाकी अदरवाइज वाले केस हैं, तो अदरवाइज वाले केस के अंदर भी हम जो है वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। अदरवाइज वाले केस हैं तो उसके अंदर भी हम जो है वो क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं दोबारा आपको रिकैप दे रहा हूँ। देखो अगर मान लो मनी है विदाउट कंसिडरेशन मिलता है और अगर एग्रीगेट मनी है 50,000 से ज़्यादा है तो होल ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाती है। होल ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो कवर कौन सी होती है। प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो कवर हो जाती हैं। अगर आपको ये कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव हुई है एंड अगर उस वो जो है वो विदाउट कंसिडरेशन हुई है एंड अगर उसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन हुई है और एग्रीगेट अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का जो गैप है वो 50,000 से ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो डिफरेंस जो भी होगा इन दोनों के बीच का वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग बोथ है और विदाउट कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला केस है। अगर विदाउट कंसिडरेशन वाला केस है तो अगर पर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। एंड अगर मान लो जो है वो पर प्रॉपर्टी जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का केस है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ज़्यादा एंड एसडीवी मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन है तो डिफरेंस जो भी होगा एसडीवी एंड कंसिडरेशन का वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है ये विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, मतलब फ्री मिलनी चाहिए, गिफ्ट में मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, और अगर वो मान लो जो और उसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो आप इतनी सी बात समझ ही गए होंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला कौन सा केस हो गया, गिफ्ट वाला केस हो गया। एंड ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या गया, परचेज वाला जो है वो केस हो गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला तो हमने पढ़ ही लिया है, फ्री में मिलती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैसे होगी, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। एंड अगर मान लो वो जो है वो आपको लोअर कंसिडरेशन में मिली थी तो कैसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। सो जो है वो इन शॉर्ट समराइज करा जाए तो अगर आपको वो जो सारे केसेस थे जो है वो मैरिज, रिलेटिव वगैरह ऑफ इंडिविजुअल, बाकी सारे केसेस जो भी थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाए थे, ये वाले की जो है वो मैरिज वगैरह, इन सारे केसेस के अंदर जो है वो क्या होगा, ये जो सारे के सारे केसेस हैं इसके ऊपर जो है वो 56(10) अप्लाई नहीं होता। बाकी जो अदरवाइज वाले केस हैं उसके अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और जो है मनी। मनी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो एग्रीगेट मनी अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्री में मिली है या फिर लो कंसिडरेशन में मिली है। फ्री में मिली है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू जो है टैक्सेबल हो जाएगी। एंड अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस में कंसिडरेशन 50,000 से ज़्यादा तो डिफरेंस जो भी फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन के बीच में होगा वो टैक्सेबल होगा। एंड अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो
विदाउट कंसीडरेशन हो रही है या फिर मिल रही है, या फिर जो है वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है। अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो पर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी वाइज चेक करते हैं, यहाँ दोनों पर हम एग्रीगेट बेसिस पर चेक करते हैं। यहाँ पर अगर पर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो है वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, लोअर कंसीडरेशन है, तो पर प्रॉपर्टी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन का जो भी डिफरेंस है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है, एंड दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसीडरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो डिफरेंस जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में एक स्पेशल पॉइंट पर ये आ जाता है, अगर मान लो आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिल जाता है, ये सब कुछ पढ़ रखा है, मैं आपको नोट से कवर करा रहा हूँ, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सब कुछ मैं आपको नोट से कवर करा रहा हूँ, ये रिमेंबर रखना। मैंने एक बार बोल दिया, मैं दोबारा दोबारा नहीं बोलूँगा कि मैंने आपको जो है वो सब कुछ जो है वो समझा दिया, मैं आपको दोबारा बस नोट से कवर करा रहा हूँ। देखो, अगर मान लो जो है वो हमें जो है वो रिलेटिव वगैरह से कोई भी गिफ्ट मिला है, रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिला है, या फिर कुछ भी, या फिर रिलेटिव से आप कोई भी गिफ्ट एक्वायर कर रहे हो, या तो आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिल जाता है, या फिर रिलेटिव से आप कोई भी गिफ्ट जो है वो एक्वायर कर रहे हो, तो बताओ 56/10 जो है वो लगेगा? द आंसर इज़ नो, 56/10 जो है वो नहीं लगता है। ये मैंने आपको बताया ही था रिलेटिव के केस में अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा? इंडिविजुअल असेसी है, इंडिविजुअल असेसी के जो है वो ब्रदर एंड स्पाउस आ जाएगी, इंडिविजुअल असेसी के ब्रदर एंड स्पाउस आ जाएगी, इंडिविजुअल असेसी के जो भाई बहन है, भाई बहन भी आ जाएंगे, और भाई बहन की अगर कोई स्पाउस है वो भी आ जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल असेसी है, उनके कोई मदर फादर, उनके जो मदर फादर हैं वो आ जाएंगे, एंड मदर फादर के अगर मान लो कोई ब्रदर है और सिस्टर है, और ब्रदर सिस्टर भी आ जाएंगे, एंड उनकी स्पाउसेस भी आ जाएंगी। लीनियल असेंडेंट एंड स्पाउसेस कोई दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, सब जो है वो आ जाएंगे। लीनियल असेंडेंट एंड जो है वो स्पाउस वगैरह सब कुछ जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर। अब अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो स्पाउस के जो स्पाउस आ जाती है, स्पाउस के ब्रदर एंड स्पाउस के अगर कोई ब्रदर है वो भी कवर हो जाएंगे, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव बन जाएंगे। सिस्टर है, वो भी स्पाउस की सिस्टर है, वो भी कवर हो जाएगी। स्पाउस के ब्रदर एंड स्पाउस है, मतलब स्पाउस है उसकी जो ब्रदर है उसकी कोई स्पाउस है वो भी कवर हो जाएगी। स्पाउस है उसकी कोई सिस्टर है, उसकी कोई स्पाउस है, तो वो भी जो है वो कवर हो जाएगी, मतलब वो जो है वो उनका जो हस्बैंड हो जाएगा वो भी कवर हो जाएगा। तो और अगर कोई मदर एंड फादर है, स्पाउस के कोई मदर एंड फादर है वो भी कवर हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान में रखना, जो स्पाउस के मदर फादर है उनके ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो कवर नहीं है, तो उनके ब्रदर एंड सिस्टर एंड उनकी जो है ब्रदर एंड सिस्टर की जो भी स्पाउसेज हैं वो कवर नहीं है। बट स्पाउस है, स्पाउस के लीनियल असेंडेंट एंड और जो उनकी स्पाउसेज होंगी वो भी जो है वो कवर हो जाती हैं। यहाँ पर लीनियल असेंडेंट वगैरह क्या हो गए, सास ससुर वगैरह जो भी होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। एंड अगर जो है वो स्पाउस वगैरह है उसके कोई लीनियल डिसेंडेंट होंगे, और इंडिविजुअल है उसके कोई लीनियल डिसेंडेंट होंगे, वो भी जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था एचयूएफ के लिए कौन रिलेटिव होता है। एचयूएफ के लिए जो है वो कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ जो है वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव हो जाता है। कोई भी मेंबर एचयूएफ का वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव होता है। अब एक बात जो है ना आप पहले ही समझ के चलना, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है। फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई वगैरह ये सारे के सारे हैं, इसके लिए कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, इसके लिए कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ओनली रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए दे रखी है। एक बात आप और ध्यान में रखना, अगर मान लो आप किसी के रिलेटिव हो, जरूरी नहीं है कि वो भी आपका रिलेटिव हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए मेरे जो चाचा हैं वो मेरे लिए जो है वो क्या है, वो मेरे लिए जो है वो रिलेटिव हैं। मैं कौन हूँ? मैं इंडिविजुअल हूँ। मेरे चाचा क्या हो गए? मेरे चाचा हो गए मेरे मतलब फादर के जो है वो छोटे भाई हो गए, वो भी जो है वो मेरे लिए क्या है, रिलेटिव है। अगर मुझे कोई मेरे चाचा से कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मेरे लिए जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट सवाल आता है क्या चाचा के लिए मैं रिलेटिव हूँ? द आंसर इज नो, चाचा के लिए मैं जो है वो रिलेटिव नहीं हूँ, चाचा के लिए मैं जो है वो रिलेटिव नहीं हूँ। मेरे लिए चाचा रिलेटिव है, मेरे को उनसे कोई गिफ्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, वो जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर चाचा को, मैं अपने चाचा को कोई गिफ्ट दूंगा तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इससे एक बात जो है वो साबित हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए रिलेटिव हो तो आपके लिए भी वो पर्सन जो है वो रिलेटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक बात समझो, अगर मान लो 56/10 के अंदर जो असेसी है वो जो है वो उससे जो है सेटिस्फाइड नहीं है कि जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या वो अपना केस जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना केस जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। जैसा कि हम सेक्शन 50C के अंदर भी पढ़ते हैं वैसा का वैसा यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है। दूसरा हमने जो है वो ये सीखा ही था, 56/10 जो है हमारे लिए तभी एप्लीकेबल होती है अगर जो प्रॉपर्टी जो हमारे को रिसीव हो रही है वो हमारे लिए अगर कैपिटल एसेट है। अगर वो जो हमारे लिए जो भी प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है वो हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो सेक्शन 56/10 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस केस में सेक्शन 56/10 अप्लाई नहीं होता।
जैसे मैं एग्जांपल ये लेके चलूँ, अगर मान लो आपने स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को जो है वो लोअर कंसिडरेशन पर जो है वो मिला है, तो अगर आप उसे आगे जाकर बेचोगे तो वो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो ऑलरेडी जो है वो कहाँ पर टैक्सेबल हो गया है, वो जो है वो ऑलरेडी टैक्स हो जाएगा, पीजीपीपी के अंदर ऑलरेडी टैक्स हो गया, तो वो यहाँ पर आपको सेपरेटली जो है वो दोबारा टैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात समझना, आपके ऊपर अगर मान लो 56(2)(10) जो है वो अप्लाई हो जाती है, अगर आपको जो है वो कोई भी गिफ्ट जो है मिला जो है वो विदाउट कंसिडरेशन या फिर लोअर कंसिडरेशन में रिसीव हुआ, अगर 56(2)(10) एक बार अट्रैक्ट हो गई एंड आपने जो है वो उसके अंदर एचडीवी या फिर जो है वो एफएमवी पर एक बार आपने टैक्स भर दिया, तो जो भी एचडीवी या फिर एफएमवी है, जो भी जो है वो कवर हुई है 56(2)(10) के अंदर, वो ही आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, वो ही आपकी जो है वो क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब ये कौन सा सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन नंबर 49(4) जो है वो बोलता है। तो जो भी आपने जो है वो एफएमवी या फिर एचडीवी के अंदर अगर आपको जो है वो टैक्स जो है वो आपने भर दिया 56(2)(10) के अंदर, तो वो जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एक बार देखो पढ़ाई कि सेक्शन 49(4) इफ एनी पर्सन रिसीविंग एनी गिफ्ट रिसीविंग एनी एसेट एज अ गिफ्ट और एक्वायर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल गया एंड ही ऑलरेडी असेस्ड जो है उसके ऊपर टैक्स लग गया 56(2)(10) के अंदर, उसने जो है टैक्स भर दिया एफएमवी या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट की होगी जो है वो क्या मानी जाएगी, एफएमवी और एचडीवी मानी जाएगी, जो भी हमने आईएफओएस के अंदर कंसीडर करा है अंडर सेक्शन 56(2)(10). जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करी जाएगी एज पर सेक्शन 49(4), जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया भी था। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो नहीं, नोट से भी जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो खत्म हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स, एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।